जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सॉइल साइंस सब्जेक्ट की है। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका पहला टॉपिक रहेगा सॉइल एयर यानी मृदा वायु, सॉइल एयर कंपोजिशन यानी मृदा वायु के संगठन, एक्सचेंज ऑफ सॉइल एयर यानी मृदा में वायु का विनिमय, टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ सॉइल एयर यानी मास फ्लो और डिफ्यूजन। फिर हमारा टॉपिक रहेगा गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम यानी गैसीय विनिमय समस्या। फिर इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा गैसीय विनिमय समस्या का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम ऑन प्लांट ग्रोथ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है और ये जो टॉपिक है ना थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, तो उसको आप अपना 100% दे के समझना। अगर आप थोड़ी भी इसमें समझने में अगर चूक करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और एक जानकारी और, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इसको आराम से जितना हो सके उतने दिमाग लगा के आप समझने की कोशिश करना, और बाकी जितना आसान हो सकेगा दोस्तों उतना आसान हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं जो है सॉइल एयर यानी मृदा वायु। तो दोस्तों मृदा के कणों में उपस्थित वायु को ही मृदा वायु कहते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सॉइल का पार्टिकल होता है ना दोस्तों, यानी जो कण होता है, उस कण में जो उपस्थित दोस्तों वायु होती है उसी को कहा जाता है मृदा वायु। यानी दोस्तों अगर आप सॉइल के कणों को लेके अगर माइक्रोस्कोप से अगर जूम करके देखें तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो सॉइल के कण है ना उसमें लगभग जो 45% भाग है वो है दोस्तों मिनरल्स का यानी खनिज का, और जो 5% भाग है दोस्तों वो है ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ का, और बाकी जो ये 50% भाग दोस्तों ये बचा है। क्योंकि दोस्तों ये जो 50% भाग है ना मिनरल्स और ऑर्गेनिक का, ये ठोस होता है दोस्तों। बाकी ये जो 50% भाग है ना ये दोस्तों खाली होता है, इसको पोरोसिटी भी कहते हैं। यानी जो सॉइल का खाली वाला एरिया होता है दोस्तों उसी को पोरोसिटी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खाली वाला जो 50% एरिया है इसमें लगभग 25% में दोस्तों आपका वाटर उपस्थित होता है और 25% में दोस्तों आपकी ईयर उपस्थित रहती है। लेकिन दोस्तों ये जो वाटर और ईयर है ना ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो दोस्तों आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में 50% पानी भर दिया, ठीक। अब जब 50% अगर पानी भरा हुआ है दोस्तों तो नीचे वाले एरिया में 50% में तो वाटर है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है तो दोस्तों आप बोलेंगे ऊपर वाले में हवा यानी एयर है। लेकिन अगर आप पानी के लेवल को कम कर दो दोस्तों, जैसे मान लो आपने पानी के लेवल को कर दिया दोस्तों 25% कर दिया मान लो। अब दोस्तों अगर आपने 25% किया तो जो पानी का लेवल कम हुआ है इसमें क्या आ जाएगी, ईयर आ जाएगी। यानी अब ईयर टोटल में कितने हो जाएगी दोस्तों 75%। यही होता है हमारी सॉइल में दोस्तों। होता क्या है, अगर दोस्तों पानी का लेवल कम होगा तो ईयर का लेवल बढ़ जाएगा, और ईयर का कम होगा तो पानी कैसे, जैसे दोस्तों मान लो आपके अगर अगर आपके पार्टिकल में सॉइल का कण है ना उसमें अगर पानी को अगर आप 35% कर दें तो जो ईयर आपकी रह जाएगी वो 15% रह जाएगी। पानी का लेवल कैसे बढ़ता है तो दोस्तों जब हम कृत्रिम तरीके से सिंचाई करते हैं जो वर्षा होती है उससे जो पानी आता है तो पानी का लेवल दोस्तों बढ़ जाता है। अगर 45% हो जाएगा तो 5% ईयर हो जाएगी। दोस्तों ये याद रखना कि जो ईयर होती है और जो वाटर होता है ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपने चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एयर कंपोजिशन यानी मृदा वायु के संगठन। तो देखो दोस्तों कंपोजिशन मतलब होता है कि जो कोई भी पदार्थ है वो कितनी चीजों से मिलके बना है। तो यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सॉइल एयर की। यानी जो सॉइल एयर है यानी जो मृदा वायु है वो कौन कौन सी वायु से मिलके बनी है या उसमें कौन कौन सी वायु दोस्तों पाई जाती हैं, उसी को बोला जाता है मृदा वायु संगठन या सॉइल एयर कंपोजिशन। तो दोस्तों मृदा वायु के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं या मृदा वायु कौन कौन सी गैसों से मिलकर बनी है उसी को मृदा वायु संगठन कहते हैं। तो दोस्तों जो मृदा वायु संगठन है, ये जो सॉइल का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों सॉइल का निर्माण नहीं बल्कि सॉइल के अंदर जो ईयर है दोस्तों उसका जो निर्माण हुआ है उसमें दोस्तों मुख्यतः 3 गैस हैं। पहला है आपकी नाइट्रोजन, फिर है दोस्तों आपकी ऑक्सीजन, फिर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड।
दोस्तों ये जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, इसको हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में वो सॉइल में कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो दोस्तों पाई जाती है 79%, लेकिन वहीं सॉइल में ये पाई जाती है 79.8%, यानी सॉइल में 0.8% ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा क्यों पाई जाती है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में दोस्तों लेवल होता है लगभग 21%, यानी 20.95%। लेकिन अगर बात करें इसका सॉइल में, तो सॉइल में होती है 18.20%। अब बात करते हैं दोस्तों CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो दोस्तों एटमॉस्फेयर में तो होती है 0.03%, लेकिन सॉइल में ये 10 गुना ज़्यादा पाई जाती है। यानी ये सॉइल में पाई जाती है दोस्तों 0.3%। ज़्यादा क्यों पाई जाती है इतनी, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। अभी आप केवल इतना समझें कि जो सॉइल ईयर कंपोजिशन होता है उसका सीधे शब्दों में यही मतलब होता है कि जो आपकी सॉइल है ना, वो कौन कौन सी गैसों से मिलके बनी है, या उसमें कौन कौन सी गैसें दोस्तों पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं दोस्तों, मुख्यतः 3 हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं मृदा वायु संगठन। अब दोस्तों चलते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि जो गैसें हैं ये वायुमंडल के बराबर क्यों नहीं है, यानी जो सॉइल में गैसें दोस्तों, वायुमंडल की और मृदा की गैसों का प्रतिशत बराबर क्यों नहीं है। दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि अगर मान लो आपकी जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में अगर 79 है तो सॉइल में भी 79 हो जाए, इक्वल क्यों नहीं है। तो उसके हम कुछ रीजन देख लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन दोस्तों हम आपको अभी बता देते हैं कि जो देखो दोस्तों आपकी जो एटमॉस्फेयर में जो दोस्तों गैसेस हैं और जो दोस्तों सॉइल में गैसेस हैं, यानी जो मृदा वायु हैं, उनमें जो एक्सचेंज होता है वो एक ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम, जैसे आप मान लो आपने ऑक्सीजन ली और CO2 को छोड़ा, तो CO2 क्या होगी, वो एकदम ऊपर की तरफ चली जाएगी वायुमंडल में, लेकिन सॉइल में ऐसा नहीं होता। सॉइल में अगर कोई गैस है तो वो तुरंत बाहर नहीं निकलती, बल्कि ये प्रोसेस थोड़ा धीमा होता है, इसलिए उसका बैलेंस नहीं बन पाता। अब हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन 0.8% सॉइल में क्यों बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में बाकी सभी गैसों की तुलना में और वायुमंडल की तुलना में अधिक होती है। यानी जो सॉइल में दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है वो सॉइल में जितनी गैस पाई जाती है उनसे ज़्यादा मात्रा के साथ साथ वायुमंडल में भी जो गैस पाई जाती है उनमें सबसे मात्रा में पाई जाती है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप इसको यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 79% है, लेकिन दोस्तों जो आपकी सॉइल है उसमें 79.8% है, यानी लगभग 80% है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो सॉइल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है कौन सी पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन पाई जाती है। याद रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपकी सॉइल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है दोस्तों, तो वो नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है दोस्तों। अब दोस्तों इसके कारण देख लेते हैं कि नाइट्रोजन सॉइल में इतनी बड़ी मात्रा में क्यों पाई जाती है। दोस्तों पहला कारण है वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिकता इसी गैस की है। देखो दोस्तों अगर ये गैस सबसे ज्यादा सॉइल में है उसका एक कारण ये भी है कि इसकी जो टोटल परसेंट है ना वायुमंडल में, वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप देखें कि 79% यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है दोस्तों, तो वो नाइट्रोजन है। अगर दोस्तों इसकी जगह अगर ऑक्सीजन होती ना, मान लो अगर बाई चांस, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मान लो अगर 80% दोस्तों ऑक्सीजन वायुमंडल में होती तो दोस्तों तो जो क्या होता सॉइल में भी नाइट्रोजन का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता। तो पहला रीजन दोस्तों ये है। अब आ जाते हैं दूसरे रीजन पे। तो पौधे इस गैस का उपयोग नहीं कर सकते, यानी दोस्तों पौधे नाइट्रोजन जो गैस होती है इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक ये सुना होगा कि जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों ये बात सही है कि पौधों की वृद्धि में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो भी गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी नाइट्रोजन होती है ना उसका उपयोग पौधे की जड़ें नहीं कर सकती। मान लो अगर ऐसा हो जाए ना दोस्तों कि जो आपके पौधे हैं वो नाइट्रोजन है ना उसका सीधा उपयोग करने लगे, दोस्तों पता नहीं आपको उसका परिणाम क्या होगा। जो 79% जो एटमॉस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन है ना
उसको जब पौधे उपयोग करेंगे तो पौधों की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत विशालाकार वृक्ष बन जाएंगे दोस्तों। और दूसरा, इतने ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन दोस्तों उसका जो एक परिणाम ये होगा कि जो वायुमंडल में जो दोस्तों जो नाइट्रोजन है ना, उसका लेवल एकदम घट जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये हमारे कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये है कि नाइट्रोजन का उपयोग आपके पौधे नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि हम यूरिया डालते हैं उसमें तो नाइट्रोजन होती है, उसका उपयोग कैसे कर लेते हैं? तो दोस्तों समझो, एक्चुअली होता क्या है, आप जो यूरिया डालते हैं ना उसमें आप नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आप जानते हो किस रूप में प्रोवाइड करते हैं? आप यूरिया में जो नाइट्रोजन डालते हैं दोस्तों वो डालते हैं NH3 यानी अमोनिया के रूप में देते हैं। ये दोस्तों आप जो यूरिया डालते हैं उसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रहती है, सीधा नाइट्रोजन के रूप में नहीं रहती। अगर सीधा नाइट्रोजन के रूप में रहती ना तो पौधे उसे कभी उपयोग नहीं कर सकते। अब आप दूसरा ये सवाल करेंगे कि जो पौधों की जड़ों में दोस्तों जो जीवाणु पाए जाते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु कहते हैं, वो भी तो नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं पौधों को। तो दोस्तों वो भी क्या करते हैं, वो भी नाइट्रोजन को सीधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, बल्कि वो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, यानी NO3 में बदल देते हैं, तब पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आप सोचो, एक कारण तो ये भी हो गया क्योंकि पौधों की जड़ें उसका उपयोग करेंगी नहीं तो गैस वहां पे मौजूद रहेगी, तो उसका लेवल तो दोस्तों बढ़ना है। फिर सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो है मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सॉइल में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, वो वायुमंडलीय जो दोस्तों नाइट्रोजन है ना उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को दोस्तों बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दोस्तों अगर वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको अगर सॉइल में अगर फिक्सेशन कर रहे हैं यानी उसको स्थिरीकरण कर रहे हैं तो दोस्तों लेवल तो बढ़ना तय है। तो दोस्तों ये लेवल बढ़ के हो जाता है 0.8। अब आप समझ गए होंगे कि ये लेवल कैसे बढ़ा। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपनी सेकंड गैस पे, वो है O2। दोस्तों O2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में कम पाई जाती है, जिसका कारण है, यानी दोस्तों जो सॉइल होती है ना उसमें जो आपकी दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है वो वायुमंडल की तुलना में कम पाई जाती है। कम क्यों पाई जाती है दोस्तों? तो उसका पहला कारण है मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्रिया से O2 को CO2 में बदल देते हैं। यानी दोस्तों जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, कोई अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, उनको दोस्तों जब वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन करेंगे तो कुछ गैस की उन्हें आवश्यकता होगी, तो दोस्तों इसका सीधा उत्तर होगा वो O2 को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी O2 को दोस्तों वो ग्रहण करेंगे। और दोस्तों वो छोड़ेंगे क्या हमारी तरह, दोस्तों CO2 छोड़ेंगे। दोस्तों जो आपकी सॉइल है उसमें दोस्तों किस चीज की कमी हो जाएगी? दोस्तों सीधी बात है, जब वो ऑक्सीजन ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन वो ले तो सॉइल से ही रहे हैं ना, सॉइल एयर की ऑक्सीजन है दोस्तों। सॉइल एयर की जो ऑक्सीजन है उसका लेवल दोस्तों कम हो जाता है और जो CO2 का है उसका लेवल दोस्तों बढ़ेगा, जिस पर भी हम आगे बात करेंगे। दूसरा कारण है पौधों की जड़ें श्वसन के लिए मृदा से O2 और CO2 का उपयोग करती हैं। दोस्तों CO2 का उपयोग तो ना के बराबर करती हैं, बल्कि ये श्वसन के लिए O2 का उपयोग करती हैं। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप आज तक ये सुनते हुए आए होंगे दोस्तों कि जो पौधे होते हैं ना वो CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसे जड़ों के संदर्भ में समझें तो क्या होगा। देखो दोस्तों होता क्या है रियलिटी में कि आपकी दोस्तों जड़ें होती हैं ना, जड़ों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं चलती, ये बात तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया वहीं चलेगी जहां पे दोस्तों प्रकाश होगा। और दोस्तों जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? आप सभी जानते हैं जड़ें पाई जाती हैं दोस्तों मृदा में। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों प्रक्रिया नहीं चलेगी। आप सभी को पता होगा दोस्तों जो भोजन का निर्माण होता है पौधों में दोस्तों प्रकाश की वजह से होता है। अब जड़ों में तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलने कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों क्या जड़ों को भोजन की आवश्यकता नहीं होगी? जरूर होगी दोस्तों। अब दोस्तों जो भोजन ऊपर बन रहा है, भोजन किस चीज के रूप में बनता किस रूप में बनता है? तो ग्लूकोज में बनता है, ये तो आप जानते हो, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ा होगा आपने
कि जो प्रकाश संश्लेषण उसमें से तो ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कार्बन ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ में वाटर। हालांकि हम प्रकाश संश्लेषण पर नहीं जाएंगे, अभी खाली एक बता रहे हैं दोस्तों। ग्लूकोज जो होता है ना, अब वो ग्लूकोज दोस्तों पौधों की जड़ों में आएगा ताकि पौधों को एनर्जी मिले। यहाँ से दोस्तों कहानी शुरू हो जाती है। देखो अब होगा क्या, ये दोस्तों ग्लूकोज है, ग्लूकोज दोस्तों आया पौधों की जड़ों में। अब दोस्तों जो ग्लूकोज आया ना, वो तभी एनर्जी में टूटेगा जब ऑक्सीजन होगी। यानी एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए दोस्तों 6 ऑक्सीजन के अणु चाहिए होते हैं। दोस्तों जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जानते हो क्या बनेगा, वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी पानी और एटीपी। दोस्तों यही जो एटीपी होती है यही जड़ों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑक्सीजन का उपयोग हुआ ना, ये दोस्तों पौधे लेंगे कहाँ से? तो दोस्तों सीधी बात है, जड़ें हैं तो जड़ें सॉइल से ही लेंगे। तो दोस्तों जब ये सॉइल से लेंगे तो उसका सॉइल में जो आपकी ऑक्सीजन है उसका लेवल कम नहीं होगा। सीधी बात है दोस्तों, लेवल कम हो जाएगा। दोस्तों एक हम आपको एक इंटरेस्ट एग्जाम्पल और देते हैं दोस्तों यहाँ समझो। दोस्तों आपने सुना होगा कि रात में जो पेड़ होते हैं ना, वो दोस्तों CO2 को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। या आप हो सकता है ऐसे सुना हो कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दोस्तों आपने सोचा है वो छोड़ते क्यों हैं? दोस्तों ये इसी से मिला हुआ है। हालांकि आपको समझ में ना आए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो, जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों होता क्या है, देखो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सोचो थोड़ा, अगर ग्लूकोज जड़ों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है तो क्या दोस्तों ऊपरी भाग में भी तो ग्लूकोज एनर्जी के रूप में टूटेगा ही। तो वहां पे दोस्तों क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी? दोस्तों इसका मतलब तो ये, अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो पौधों को लगातार ऑक्सीजन भी लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? देखो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती है ना, तो उसमें दोस्तों होता क्या है, एक्चुअली आपका जो वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। उसके बाद दोस्तों क्लोरोफिल क्या करता है ना, प्रकाश के उपस्थिति में ये जो आपका ऑक्सीजन है और ये जी हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ना, इन दोनों को अलग अलग तोड़ देता है। इसमें जो दोस्तों ऑक्सीजन है ना उसको अलग तोड़ देगा। दोस्तों जब ये जब टूट जाएगी इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद जब ग्लूकोज का निर्माण होगा ना दोस्तों, तो ग्लूकोज का दोस्तों निर्माण होता है, उसके साथ में क्या निकलता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं एक ग्लूकोज के साथ में। अब दोस्तों जब इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही है, तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, पौधे इसी की कुछ मात्रा उसमें अपना उपयोग कर लेंगे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होगी बाहर से दोस्तों ऑक्सीजन लेने की, क्योंकि दोस्तों वो ऑक्सीजन रिलीज कर ही रहे हैं, उसकी थोड़ी मात्रा वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी ले लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसी को अगर आप रात में समझें, रात में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया चलती नहीं है और दोस्तों ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं। लेकिन दोस्तों ग्लूकोज तो टूटना है, क्योंकि पौधे को दोस्तों एनर्जी तो चाहिए ना। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों ग्लूकोज तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन होगी, तभी एटीपी मिलेगी। एटीपी क्या होती है दोस्तों? एनर्जी प्रोवाइड कराती है पौधों के लिए। तो दोस्तों तो रात में क्या होता है, पौधे ये जो आपकी CO2 है ना, वो ऑक्सीजन है, कहाँ से लेंगे? तो दोस्तों बाहर से लेंगे, यानी आपका जो वायुमंडल है उससे लेंगे। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि पौधे रात में वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसलिए दोस्तों मना किया जाता है कि रात में किसी भी पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए और ना ही ज्यादा पेड़ों के आसपास हमें घूमना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसका रीजन यही होता है। क्योंकि दोस्तों जो पेड़ होंगे वो दोस्तों CO2 को रिलीज कर रहे होंगे उस टाइम पे और ऑक्सीजन को दोस्तों ले रहे होंगे। तो दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे, हालांकि ना समझे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इतना समझ जाना कि जो पौधों की जड़ें होती हैं ना दोस्तों, वो श्वसन के लिए मृदा से O2 लेती हैं। O2 क्यों लेती है? क्योंकि उन्हें ग्लूकोज को तोड़ना है। तो दोस्तों अगर वो O2 लेंगी तो उससे क्या होगा, O2 का जो लेवल है दोस्तों वो कम हो जाएगा आपका सॉइल में। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल की तुलना में मृदा में 10 गुना अधिक क्यों पाई जाती है? दोस्तों कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। अगर मान लो एटमॉस्फेयर में अगर 0.03% है तो सॉइल में 0.3% क्यों है? तो दोस्तों इसका पहला कारण है वो है मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्रिया से CO2 की मात्रा बढ़ा देते हैं। दोस्तों होता क्या है, देखो
जैसे हमने पीछे भी आपको बताया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी सूक्ष्म जीव है दोस्तों, वो सांस तो लेंगे ना, यानी श्वसनिक क्रिया तो करेंगे। अब दोस्तों अगर वो श्वसनिक क्रिया करेंगे तो दोस्तों श्वसन में क्या ले रहे थे, वो पीछे याद करो, ऑक्सीजन ले रहे थे। क्या छोड़ रहे थे, CO2 छोड़ रहे थे। तो दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, लेकिन दोस्तों किस चीज का बढ़ेगा, CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दोस्तों बढ़ जाएगा। तो दोस्तों एक रीजन ये है। फिर इसका दूसरा कारण है दोस्तों, जो आपकी पौधों की जड़ें दोस्तों, ध्यान है ना, O2 ले रही थी यानी ऑक्सीजन ले रही थी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो दोस्तों वो कुछ ना कुछ तो रिलीज करेंगी। दोस्तों जैसे वो वायुमंडल में, जैसे हमने बताया था ना कि रात में पौधों के आसपास नहीं घूमना चाहिए। क्यों नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वो CO2 को छोड़ते हैं। इसी तरीके दोस्तों जो आपकी जड़ें होंगी ना, वो क्या रिलीज करेंगी, तो दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड को भूमि में रिलीज कर देंगी। दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा है इसका जैविक पदार्थों का डिकम्पोजिशन, यानी दोस्तों जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना दोस्तों, उनका भी डिकम्पोजिशन होता है। तो दोस्तों वो क्या होते हैं, सब कार्बनिक पदार्थ, तो सब कार्बन के बने होते हैं। दोस्तों जब उनका डिकम्पोजिशन होगा, सीधी बात है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों रिलीज होगी। दोस्तों इन कारणों से जो CO2 का लेवल होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं अब एक्सचेंज ऑफ सॉइल एयर। एक्सचेंज ऑफ सॉइल एयर का क्या मतलब है, तो दोस्तों आप एक्सचेंज शब्द से ही समझ पा रहे होंगे एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। आप थोड़ा समझो, एक्सचेंज का मतलब होता है जो आपकी वायुमंडलीय गैस है, हम इसे सॉइल के संदर्भ में बता रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब दोस्तों लेन देन होता है या विनिमय होता है, इसे सॉइल के संदर्भ में समझो। देखो दोस्तों वायुमंडलीय गैस है और सॉइल में भी दोस्तों गैस उपस्थित है। अब दोस्तों ये जो गैस होती है ना, ये वायुमंडल से सॉइल में और सॉइल से वायुमंडल में इनका चक्रण चलता है, यानी एक चक्र चलता है, ये इनका एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान आप कह सकते हैं। तो दोस्तों जब जो सॉइल में जो एयर है ना दोस्तों, वो वायुमंडल से सॉइल में या सॉइल से वायुमंडल में जाती है, उसी को कहते हैं दोस्तों एक्सचेंज ऑफ सॉइल एयर। इसका अर्थ है मृदा के अंदर और वायुमंडल के बीच वायु या गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का मृदा से वायुमंडल में या वायुमंडलीय गैसों का मृदा में आना जाना दोस्तों, इसी क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ सॉइल एयर। अब दोस्तों ये जो एक्सचेंज ऑफ सॉइल में दोस्तों जो एयर का दोस्तों एक्सचेंज हो रहा है ना, यानी मृदा में दोस्तों जो हवा का विनिमय हो रहा है, ये दोस्तों दो तरीके से होता है। पहला है दोस्तों मास फ्लो और दूसरा है दोस्तों डिफ्यूजन। मास फ्लो क्या होता है, इस पे अभी बात कर लेते हैं, और डिफ्यूजन को दोस्तों अभी आगे बात करेंगे। देखो दोस्तों मास फ्लो से आप समझ पा रहे होंगे, यानी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं दोस्तों आप समझ जाएंगे मास फ्लो का मतलब क्या होता है। दोस्तों जब एक साथ किसी कार्य को करा जाए उसको बोलेंगे दोस्तों मास फ्लो। उसको दोस्तों मास में करने को नहीं, एक साथ करने को बोलेंगे दोस्तों मास में वो कार्य करा जा रहा है, मिलकर कार्य करा जा रहा है। दोस्तों इसमें जो गैसें होती है ना, एक साथ या तो वो जो आपका वायुमंडल है उससे दोस्तों सॉइल में आएंगी या सॉइल से वायुमंडल में जाएंगी। एक साथ कैसे जाएंगी, तो इसे दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे दोस्तों मान लो ये आपकी वायुमंडल की गैसें हैं, तो गैसें कौन कौन सी हैं दोस्तों हमें समझनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। ये दोस्तों सॉइल में है, ठीक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। अब दोस्तों गैस से जो मूव करेंगी दोस्तों प्रेशर की वजह से करेंगी। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो दोस्तों नाइट्रोजन का प्रेशर है 2, ऑक्सीजन का प्रेशर है 1, CO2 का प्रेशर है 3 मान लो दोस्तों। अब नाइट्रोजन का प्रेशर यहाँ दोस्तों 2 मान लो, यहाँ 3 मान लो और यहाँ 1 मान लो, प्रेशर में है, ठीक है ये। अब दोस्तों अब आप इसमें अगर समझें दोस्तों होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन का प्रेशर सेम है, इसको मूव नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रेशर 1 है, ऑक्सीजन का प्रेशर 2 है, तो दोस्तों क्या होगा कि ऑक्सीजन मूव करेगी वायुमंडल में, क्योंकि ये वायुमंडल में प्रेशर कम है। वहीं अगर CO2 को देखें तो CO2 दोस्तों मूव करेगी सॉइल में, क्योंकि वायुमंडल में प्रेशर ज्यादा है, सॉइल में कम है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बल्कि क्या होगा, ये जो गैस है ना, ये एक साथ इनका प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 6 प्रेशर के साथ में ऊपर मूव कर जाएंगी, भले ही ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो दोस्तों, हालांकि दोनों का प्रेशर इक्वल है, ऊपर भी 6 है मूव, तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी। भले ही अगर यहाँ प्रेशर दोस्तों अगर 8 भी होता ना, तब भी दोस्तों ये मूव कर जाएंगी ऊपर की ओर। जब गैस से दोस्तों एक साथ मूव करती है ना, उसी को बोला जाता है दोस्तों मास फ्लो। अब आप सोचेंगे एक साथ भले क्यों मूव करेंगी, रीजन अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मास फ्लो को देख लेते हैं। तो जब मृदा की वायु, एक मिनट दोस्तों, जब मृदा की वायु या गैसें
एक साथ मृदा से वायुमंडल में या वायुमंडल से मृदा में आती हैं या जाती हैं, यानी जब उनका एक्सचेंज होता है तब उसी को बोला जाता है मास फ्लो। दोस्तों ये जो मास फ्लो होता है ये ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 10% या उससे भी कम होता है। यानी गैसों एक साथ उनका आना जाना दोस्तों बहुत कम होता है, यानी मान लो 10% या उससे कम ही होता है। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि होता क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि गैस एक साथ आती हैं और एक साथ चली जाती हैं। तो दोस्तों पहला कारण है इसमें, वो है तापमान का अधिक होना। तापमान का अधिक होना इससे क्या मतलब है, देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपकी ये एटमॉस्फेयर की गैसें हैं और ये आपकी सॉइल की गैसें हैं। अब दोस्तों प्रेशर ऊपर सारी गैसों का टोटल प्रेशर मान लो दोस्तों 4 है और यहाँ 3 है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो दोस्तों गैसों को मूव किधर करना चाहिए, तो दोस्तों मूव करना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर, यानी एटमॉस्फेयर से सॉइल में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों क्या होगा, अगर सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो दोस्तों गैसें ऊपर की ओर मूव कर जाएंगी, इसमें आ नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझो ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। दोस्तों आपने देखा होगा कुकर होता है, कुकर को जब हम दोस्तों गैस पे रखते हैं उसमें पानी भर के ना, तो दोस्तों होता क्या है कि जो कुकर में पानी होता है तो वो लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन जब उसको हीट मिलती है ना दोस्तों तो वो टेम्परेचर यानी तापमान के कारण ना दोस्तों उसमें भाप बनता है, उसको और थोड़ा टेम्परेचर मिलता है, इतना प्रेशर उसमें बन जाता है ना दोस्तों कि वो आपकी सीटी को उठा के दोस्तों बाहर आने लगता है। प्रेशर के कारण ही तो होता है, टेम्परेचर के कारण प्रेशर बना, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी जो सॉइल है ना उसमें जब दोस्तों टेम्परेचर मिलेगा तो गैस है दोस्तों सारी गैस ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी और उनका परसेंटेज दोस्तों सॉइल में कम हो जाएगा। जब एक साथ मूव, कोई दोस्तों भले ही नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या उसमें CO2 हो, इनके अब मान लो 2 है, 3 है और 4 इनका प्रेशर है। दोस्तों जब इनको टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा और दोस्तों प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगी ये, वायुमंडल में निकल जाएंगी। दूसरा है दोस्तों वाटर यानी पानी। पानी कैसे होगा दोस्तों, इसको नए पेज पे समझो। हमने आपको पीछे भी बताया था कि दोस्तों सॉइल का पार्टिकल होता है ना उसमें होता क्या है। देखो जो पार्टिकल होता है उसमें 50% ठोस भाग होता है और 50% खाली भाग होता है। दोस्तों आपकी सॉइल किससे बनी होती है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल से बनी होती है। और ये मान लो आपका फील्ड है, आपने इसमें पानी प्रोवाइड किया। अब जब इसमें आपने पानी प्रोवाइड किया तो होगा क्या, ये जो सॉइल का कण है इसमें जो 25% दोस्तों वैसे नॉर्मली क्या है 25% वाटर है और 25% एयर है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी आएगा एयर खत्म, क्योंकि एयर तो दोस्तों निकल जाएगी ना। निकल क्यों जाएगी, यहाँ इसको भी एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पर गिलास है और गिलास में आपने मान लो पहले इतना पानी था 25%, अब आपने उसमें और पानी भर दिया। दोस्तों अगर ये फुल होगा तो दोस्तों हवा कहाँ जाएगी, हवा निकल के वायुमंडल में चली जाएगी। यही होता है आपके सॉइल पार्टिकल के साथ, यानी जब उसमें दोस्तों पानी जाएगा सॉइल में तो जो सॉइल पार्टिकल है दोस्तों उनमें क्या होगा, दोस्तों हवा की जगह पानी आ जाएगा। दोस्तों हवा कहाँ जाएगी, तो हवा दोस्तों वायुमंडल में चली जाएगी। तो क्या दोस्तों केवल एक ही गैस जाएंगी या 2 गैस जाएंगी, दोस्तों जितनी गैस है सभी निकल के जाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपकी गिलास में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, तो क्या केवल नाइट्रोजन निकलेगी, क्या केवल ऑक्सीजन निकलेगी या केवल CO2 निकलेगी, दोस्तों ऐसा नहीं है। जितनी गैस है सब निकल जाएंगी क्योंकि वहां पानी आ गया है। अब दोस्तों इसका अपोजिट समझो। अब अगर आपकी सॉइल में पानी, अब जैसे पानी खत्म होगा तो दोस्तों क्या केवल पहले नाइट्रोजन आएगी या ऑक्सीजन आएगी, सर दोस्तों सारी गैस एक साथ आ जाएंगी क्योंकि पानी, अब जैसे मान लो ये गिलास है ठीक है, अब इसमें पानी आपने गिरा दिया तो दोस्तों जब आप पानी गिराएंगे तो उसमें क्या एक एक गैस करके आएगी, पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर CO2। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक साथ हवा उसमें आ जाएगी, उसमें आपकी नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, CO2 होगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो एक्सचेंज होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मास फ्लो। दूसरा है दोस्तों जल का प्रवाह भूमि में, यानी दोस्तों होता क्या है, जो आपका वाटर होता है ना दोस्तों, जो जिससे दोस्तों हम ग्रेविटेशनल पानी के वाटर कहते हैं। दोस्तों ग्रेविटेशनल वाटर दोस्तों जाता कहाँ से है मृदा में, तो दोस्तों वो ऊपर से रिसके जाता है। रिसके जाता है इसका क्या मतलब है, दोस्तों सॉइल में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रोपोर्स कहते हैं। दोस्तों सॉरी दोस्तों से माइक्रो नहीं मैक्रोपोर्स कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मैक्रोपोर्स होते हैं क्या होते हैं इस पे भी हम आगे बात करेंगे, अभी आप केवल इतना समझेंगे छिद्र होते हैं दोस्तों। इन छिद्र से दोस्तों पानी नीचे की तरफ जाता है। अब दोस्तों अगर पानी नीचे जा रहा है तो दोस्तों पानी जो नीचे जा रहा है तो दोस्तों नीचे भी सॉइल के पार्टिकल होंगे। दोस्तों उन पार्टिकल से जब होकर गुजरेगा पानी दोस्तों उसका परिणाम क्या होगा कि दोस्तों जो आपके पार्टिकल है ना उनमें दोस्तों आपकी एयर है दोस्तों, क्योंकि जब जैसे ही पानी इसमें जाएगा तो दोस्तों इसमें जो एयर है आपकी
और जो वाटर है दोस्तों, वाटर का लेवल बढ़ेगा, और जब वाटर का लेवल बढ़ेगा तो एयर को दोस्तों वहाँ से जाना पड़ेगा, तो एयर दोस्तों निकल के ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में चली जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं मास फ्लो को। यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए, मास फ्लो का दोस्तों सीधा मतलब है कि एक साथ गैसों का आना और जाना, बात खत्म। अब दोस्तों दूसरा आता है आपका डिफ्यूजन यानी विसरण। देखो दोस्तों, विसरण का मतलब होता है हाई टू लो प्रेशर किसी चीज का चलना। दोस्तों यहाँ क्या चीज चलेगी, तो सॉइल एयर या जो एटमॉस्फेयर एयर है दोस्तों, उन्हीं को बोलेंगे डिफ्यूजन। इसको दोस्तों और एग्जाम्पल से समझो। इसका इसका दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों एग्जाम्पल दिया जाता है, वो दिया जाता है दोस्तों धूप बत्ती का या मोमबत्ती का। इसका क्या मतलब है, देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये आपका कमरा है, आप कमरे में यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस कोने में आपने मान लो दोस्तों एक अगरबत्ती को लगाया। अगरबत्ती को लगाया दोस्तों, तो अगरबत्ती से क्या निकलेगा दोस्तों, सुगंध निकलेगी, और हल्की मात्रा में धुआं भी निकलेगा। तो सुगंध क्या करेगी दोस्तों, आपको ये सॉइल के दोस्तों घनत्व है ना, या दोस्तों आपका जो प्रेशर है, जैसे मान लो यहाँ सॉइल का दोस्तों, सॉरी दोस्तों सॉइल बोल रहे हैं हम, दोस्तों जो ईयर है ना दोस्तों, जो आपकी ईयर है उसका प्रेशर दोस्तों यहाँ बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ तो दोस्तों नॉर्म कम है। अब दोस्तों आप ही सोचो, हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ाया है कि जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इसमें चीजें मूव करती हैं, चाहे वो गैस हो चाहे पानी हो। दोस्तों इसमें जो एयर मूव करेगी वो हाई टू लो प्रेशर करेगी। दोस्तों यहाँ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो अणु हैं वो दोस्तों घनत्व हो गए, यानी वो बढ़ गए हैं। दोस्तों अब ये पूरे कमरे में इस तरीके से दोस्तों चारों ओर को बढ़ेंगे, क्योंकि इधर लो प्रेशर है, और ये दोस्तों तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों का लेवल दोस्तों बराबर नहीं हो जाता। तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अगर भले ही आपने अगरबत्ती यहाँ लगाई हो, लेकिन सुगंध आपके पास भी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जहाँ आप बैठे हुए इस वाले एरिया में। दोस्तों यही होता है दोस्तों डिफ्यूजन में। अब इसे हम थोड़ा पानी के संदर्भ में समझते हैं, सॉरी दोस्तों पानी के संदर्भ में नहीं, बल्कि हम सॉइल एयर के संदर्भ में समझते हैं कि सॉइल एयर एटमॉस्फेयर से कैसे इसमें दोस्तों एक्सचेंज होती है। तो देखो दोस्तों, जब मृदा वायु का प्रवाह वायुमंडल से मृदा में या मृदा से वायुमंडल में अपने खुद के दबाव के कारण होता है, यानी ईच गैस मूव ऑन प्रेशर, और ये लगभग 90% से भी ज्यादा होता है। दोस्तों इसको समझो कि ईच गैस मूव ऑन प्रेशर का क्या मतलब है। देखो दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है, आपकी ये मान लो एटमॉस्फेयर की गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। मान लो दोस्तों इसका प्रेशर है 1, इसका प्रेशर है 3, इसका प्रेशर है 4। ये आपकी सॉइल है, सॉइल में भी आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आपकी दोस्तों CO2 है। इसका प्रेशर दोस्तों मान लो 3 है, इसका प्रेशर 1 है, इसका प्रेशर 5 है। अब दोस्तों देखो डिफ्यूजन क्या कहता है, दोस्तों इसका प्रेशर 4 मान लो, ताकि आपको इजी तरीके समझ में आ जाए। देखो दोस्तों डिफ्यूजन क्या कहता है कि कोई भी चीज हाई टू लो प्रेशर चलेगी। दोस्तों यहाँ प्रेशर नाइट्रोजन का लो कहाँ है, हाई कहाँ है, तो ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका सॉइल है। दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं, जो नाइट्रोजन का दोस्तों जो प्रेशर है ना सॉइल में, वो दोस्तों 3 है। तो दोस्तों प्रेशर कहाँ ज्यादा है दोस्तों, सॉइल में। अब दोस्तों गैस किधर मूव करेगी, दोस्तों एटमॉस्फेयर में मूव करेगी। लेकिन दोस्तों जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन भी सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो दोस्तों प्रेशर है दोस्तों वो 1 है, आपका ऑक्सीजन का प्रेशर दोस्तों 3 है। दोस्तों यहाँ से जो ऑक्सीजन मूव करेगी वो यहाँ, ये दोनों मूव करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का प्रेशर दोस्तों इक्वल है। अब आप डिफ्यूजन को भी समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसीय विनिमय समस्या, यानी गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है, देखो दोस्तों गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम का मतलब है कि जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, तो सॉइल से एटमॉस्फेयर में। इन एक्सचेंज में यानी जो आदान प्रदान जो विनिमय हो रहा है दोस्तों गैसों का, अगर उसमें कोई रुकावट आए या कोई प्रॉब्लम आए या कोई समस्या आए या वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो उसी को बोलेंगे दोस्तों गैसीय विनिमय समस्या। ये क्यों आती है, इस पर भी हम एक एक करके आगे बात करेंगे। जब मृदा वायु का वायुमंडल से मृदा में या मृदा से वायुमंडल में विनिमय यानी एक्सचेंज यानी आने जाने में जब कोई समस्या आती है, तब उसको बोला जाता है गैसीय विनिमय समस्या। दोस्तों सीधे शब्दों में आप समझ ही सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम लिखा हुआ है, गैसियस एक्सचेंज आप पीछे समझ चुके हैं, यानी गैसों का एक्सचेंज प्रॉब्लम यानी समस्या। जब अच्छे से दोस्तों जब गैस भूमि में नहीं आ पाएंगी और भूमि से एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगी दोस्तों, वो हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम। दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि ये आता क्यों है, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना गैसों का एक्सचेंज में समस्या आने का। दोस्तों पहला रीजन है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान कैसे,
तो दोस्तों मृदा का तापमान अधिक होता है तब मृदा में वायु का एक्सचेंज में समस्या आती है। क्यों आती है? तो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे दोस्तों मान लो ये आपकी एटमॉस्फेयर की गैसें हैं और ये आपकी सॉइल की। सॉइल का टेम्परेचर मान लो दोस्तों गया काफ़ी हाई हो गया, ठीक। अब दोस्तों आपको पता होगा जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसका दोस्तों प्रेशर बढ़ेगा और विशेषकर गैसों का तो बढ़ता ही है। एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, हमने पीछे भी आपको दिया है। गै आपने जो कुकर होता है उसमें अगर आप पानी को हीट करेंगे दोस्तों वो सीटी के साथ बाहर आने लगता है। क्या है वो दोस्तों? प्रेशर है। क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर की वजह से बढ़ रहा है। सॉइल में टेम्परेचर मिलेगा तो दोस्तों वहां भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अब दोस्तों जो आपकी सॉइल में दोस्तों जो गैस है, भले ही दोस्तों आप मान लो आपकी 5% गैस रह गई, मान लो वैसे तो 79% है और दोस्तों एटमॉस्फेयर में जो है दोस्तों वो 79 है और यहाँ दोस्तों 79.8 दोस्तों हम यहाँ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर मान लो इसका लेवल कम भी हो जाए ना, अब मान लो यहाँ 75% रह जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लो अगर दोस्तों कम हो जाएगा और मान लो एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो रहा है तो कम हो जाएगा, इतना कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों रियलिटी में गैसों को मूव किधर करना चाहिए? दोस्तों मूव करना चाहिए जिधर कम है, यानी एटमॉस्फेयर की गैस दोस्तों इधर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? दोस्तों टेम्परेचर बढ़ गया। अब दोस्तों टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, जो उसके अंदर मौजूद गैस है ना दोस्तों उनमें क्या होगा दोस्तों? प्रेशर बढ़ेगा। अब दोस्तों प्रेशर बढ़ेगा तो दोस्तों क्या गैस इसमें आ पाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे मूव ही करेंगी। यानी अगर मान लो आपको कुकर गैस पे रखा है और उससे सीटी निकल रही है तो आप क्या सीटी के द्वारा दोस्तों पानी अंदर डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि पानी भाप के रूप में बाहर आ रहा होगा। ये दोस्तों इसमें खुद सोचो, इतना टेम्परेचर बढ़ने के बाद दोस्तों प्रेशर क्रिएट होगा। दोस्तों क्या सॉइल में दोस्तों यार अंदर आ पाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि बाहर जाएगी प्रेशर की वजह से। दोस्तों आप समझ सकते हैं टेम्परेचर की वजह से भी जो आती है इसमें समस्या आती है। फिर है दोस्तों मृदा जल की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर। मृदा जल और मृदा पेय जल मृदा वायु के विनिमय को सीधा प्रभावित करते हैं। दोस्तों यहाँ दो शब्द हैं, गौर करना। एक है मृदा जल और एक है मृदा पेय जल। समझाते हैं दोनों क्या मतलब है। देखो दोस्तों मृदा में जल का मतलब है जो सॉइल में आपका वाटर पाया जाता है, यानी जो सॉइल के अंदर पानी पाया जाता है। और मृदा पेय जल का मतलब है सॉइल के ऊपर पानी पाया जाता है। देखो दोस्तों दोनों ही प्रभावित करते हैं। कैसे? दोस्तों पहली बात तो ये सोच लो, अगर मृदा पेय जल है तो मृदा में दोस्तों अपने आप जल हो जाएगा, यानी मृदा के ऊपर दोस्तों पानी होगा तो मृदा के अंदर भी दोस्तों जाएगा, ये रिस्क है। पहले ऊपर वाले को समझो। देखो दोस्तों आपको हम पीछे भी बता चुके हैं, सॉइल का पार्टिकल है इसमें दोस्तों 25% में एयर है और 25% में दोस्तों आपका वाटर है। लेकिन जैसे ही आपके दोस्तों फील्ड को पानी मिलेगा तो दोस्तों आपका जो फील्ड है ना उसमें जो दोस्तों पार्टिकल हैं सॉइल के, उससे दोस्तों एयर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो दोस्तों एयर का निकल कर एटमॉस्फेयर में चली गई तो दोस्तों क्या एक्सचेंज हो पाएगा सॉइल जब तक पानी रहेगा इसी कण में पूरा भरा हुआ? या मान लो आपका ये फील्ड है और आपने अपने फील्ड में दोस्तों पानी को भर दिया। अब दोस्तों अगर आपने पानी भर दिया तो क्या दोस्तों एक्सचेंज हो पाएगा सॉइल का? सॉइल का नहीं, सॉरी दोस्तों एटमॉस्फेयर दोस्तों जो एयर है, जो वायुमंडल की दोस्तों गैसेस हैं, क्या दोस्तों गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों एक्सचेंज होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब जगह होगी ना सॉइल में तभी तो एक्सचेंज होगा। पानी पहले से ही वहां मौजूद है तो कहाँ एक्सचेंज होगा? दोस्तों एग्जाम्पल से भी समझ लो। जैसे मान लो ये आपका गिलास है, गिलास में दोस्तों अगर इतना जल है तब तो दोस्तों गैस इसमें आ जाएंगी आराम से, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों मान लो ये गिलास बिल्कुल आपने इस लेवल तक भर दिया ऊपर, दोस्तों क्या अब इसमें गैसों का एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज तो तब ना होगा जब इसमें जगह होगी। अब ऐसी आपकी जो सॉइल है उसमें अगर पानी है, यानी पानी का अमाउंट जितना ज्यादा है उतना उसमें एक्सचेंज में समस्या आएगी। अब दोस्तों अगर मान लो पानी का लेवल कम हो जाए तो, अब जैसे मान लो पानी का लेवल दोस्तों कितना नॉर्मल रहता है 25 से दोस्तों 5 हो जाए, दोस्तों एक्सचेंज बढ़ जाएगा या नहीं? बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 45% भाग में अब ईयर हो गई। दोस्तों ईयर मान लो 45% भाग में हो जाएगी तो दोस्तों एक्सचेंज अच्छा होगा। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है आपकी गहराई। गहराई कैसे? दोस्तों आप जितनी गहराई में जाएंगे ना आपकी जो गैसेस हैं उसका दोस्तों लेवल कम होता चले जाएगा। लेवल कम क्यों होगा इसे भी दोस्तों एग्जाम्पल से समझो, नए पेज पे समझो दोस्तों। ये दोस्तों मान लो सॉइल की ऊपरी परत है, ठीक। अब दोस्तों आपको पता होगा कि सॉइल में दोस्तों जो एक्सचेंज होता है वो होता कहाँ से है? वायुमंडलीय गैसों के साथ में होता है। अब दोस्तों जैसे ऑक्सीजन को ले लो या नाइट्रोजन को ले लो या CO2 को, दोस्तों ये सब आएंगी कहाँ से? एटमॉस्फेयर से आएंगी। क्या दोस्तों आप सोचो कितनी गहराई तक माइक्रोपोर्स होंगे दोस्तों? दोस्तों काफी गहराई तक होते हैं, लेकिन आप खुद सोचो क्या दोस्तों इसके मुकाबले
इस वाले एरिया में गैस इतनी आ पाएंगी जितना इस वाले एरिया में एक्सचेंज हो रहा है। दोस्तों जितना आप गहराई में नीचे जाएंगे ना, उतना एक्सचेंज में दोस्तों धीमी धीमी आती चलेगी, मतलब कम होती चली जाएगी। यानी जो गैसियस एक्सचेंज है ना दोस्तों, वो गहराई के साथ कम होता है। जितनी आप गहराई में है उतना एक्सचेंज कम होगा दोस्तों, आपकी जो सॉइल में दोस्तों एयर है उसका। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है मैक्रो पुअर्स। दोस्तों मैक्रो और माइक्रो दो तरीके के पुअर्स सॉइल में पाए जाते हैं। दोस्तों माइक्रो पुअर्स जो होते हैं वो सॉइल पार्टिकल में पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके मैक्रो पुअर्स होते हैं दोस्तों, ये जो मैक्रो पुअर्स हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं सॉइल के बीचों में। सॉइल के बीच में कैसे? ये दोस्तों सॉइल के बीच में भी, सॉइल पार्टिकल के बीच में, दोस्तों कहने का मतलब ये गलत बोल गए, सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाएगा। सॉइल पार्टिकल के दोस्तों आर पार भी हो सकता है। आर पार कैसे दोस्तों? एग्जाम्पल से समझो ताकि आप इसीलिए, जैसे मान लो ये दोस्तों आपका सॉइल है, ठीक। अब दोस्तों आपकी सॉइल में क्या चीज मौजूद होते हैं दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों पहली चीज है कि ये सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाएगा। पहले ये समझाते हैं, फिर समझाएंगे सॉइल के और भी जगह दोस्तों कैसे पाया जाता है। तो देखो दोस्तों, आपकी ये सॉइल है ना, वो दोस्तों बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। कौन कौन से कण हैं दोस्तों? तो दोस्तों आपके सैल्ट हैं और क्ले हैं, और दोस्तों आपकी सैंड है। हम आपको इसे सॉइल पार्टिकल या जो कणाकार वीडियो बताई थी दोस्तों, सॉइल टेक्सचर में दोस्तों हम बता ही चुके हैं आपको। यानी दोस्तों आपके क्ले, सैल्ट और सैंड। अब दोस्तों यहाँ समझो, तो दोस्तों आपकी जो दोस्तों पोअर्स हैं, जो छिद्र हैं दोस्तों, वो दोस्तों आपकी सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मान लो ये आपकी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, सॉइल के पार्टिकल दोस्तों, ये मान लो सॉइल के पार्टिकल इस तरीके से ये बन नहीं पा रहा दोस्तों, यहाँ समझो। जैसे दोस्तों ये मान लो थोड़ा बड़ा करके हम बना रहे हैं, हालांकि इतने बड़े नहीं होते, आप सॉइल पार्टिकल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कई सारे पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, हालांकि रेत के सैंड के पार्टिकल को दोस्तों आप देख सकते हैं, लेकिन सैंड के लिए दोस्तों, सैंड और जो आपकी क्ले होती है उसके पार्टिकल को आप नहीं देख सकते इजीली। दोस्तों ये आप देखें, ये मान लो ये है, इस तरीके से दोस्तों ये होंगे। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं दोस्तों, ये मान लो इस तरीके से है, ठीक। इस तरीके दोस्तों लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब दोस्तों क्या इनके बीच में जगह नहीं होगी? बिल्कुल भी दोस्तों, नॉर्मली ये नहीं दिखेगी, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से जूम किया जाए ना दोस्तों, इनके बीच में जगह पाई जाती है, जिसका दोस्तों आप चाहे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जो टाइल्स होती है, अगर आप पत्थर पे पानी गिराएंगे तो दोस्तों पानी एकदम नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सॉइल पे पानी गिराएं तो दोस्तों जो सॉइल पे पानी होता है दोस्तों एकदम नीचे चला जाता है। क्यों नीचे चला जाता है? कि दोस्तों उसमें दोस्तों मैक्रोपोर्स हैं, यानी छिद्र हैं सॉइल में, उसकी वजह से नीचे ना जा रहा है। दोस्तों दूसरा आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, दूसरा अपने गमले में जाकर पानी डालो। जैसे ही आप गमले में पानी डालोगे ना दोस्तों, पानी नीचे की ओर चला जाएगा गमले में, यानी पूरे एरिया में पानी हो जाएगा नीचे भी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों सॉइल में माइक्रोपोर्स हैं, यानी सॉइल में दोस्तों छिद्र हैं उन। और दोस्तों ये जो मैक्रोपोर्स होता है दोस्तों, इनका साइज होता है 0.08 mm। दोस्तों ये जो मैक्रोपोर्स है ना दोस्तों, ये जितने ज्यादा पाए जाएंगे उतना ज्यादा दोस्तों सॉइल में दोस्तों जो आपकी एक्सचेंज है दोस्तों उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर इनकी मात्रा कम हो जाए, फिर दोस्तों अगर इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो आपकी सॉइल में जो एक्सचेंज है दोस्तों उसमें समस्या आएगी। अगर आप पत्थर पर पानी, एक मिनट सॉरी दोस्तों, अगर आप पत्थर पर पानी डालते हैं दोस्तों, ये पीछे अभी जो एग्जाम्पल दिया है तो वही है, यानी सॉइल में जो मैक्रोपोर्स पाए जाते हैं उसका आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप पत्थर पर पानी डालते हैं तो वो इजीली नहीं बैठेगा, लेकिन सॉइल में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोस्तों छिद्र हैं। मृदा के अंदर ये छिद्र यानी पोर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी दोस्तों ये छिद्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि पौधों की जड़ों का शुरुआती विकास, यानी अगर आपकी मान लो ये कोई जड़ है ना, तो इसका शुरुआती विकास कहाँ होगा दोस्तों? तो इन्हीं जो आपके मैक्रोपोर्स होते हैं दोस्तों, इन्हीं में होता है। फिर है दोस्तों जो आपके सूक्ष्म जीव है ना, उनके लिए भी दोस्तों जो आवास दोस्तों मिलेगा वो दोस्तों कहाँ रहेंगे दोस्तों? वो दोस्तों वो मैक्रो जो सॉरी मैक्रो नहीं दोस्तों, एक मैक्रो है, एक दोस्तों माइक्रो है। MICR वाला नहीं दोस्तों, मैक्रोपोर्स तो दोस्तों सॉइल पार्टिकल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो मैक्रो वाले की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, बड़े वाले जो दोस्तों छिद्र हैं दोस्तों, जो मैक्रो पार्टिकल नहीं दोस्तों, सॉरी, जो दोस्तों मैक्रोपोर्स हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों आपकी जो दोस्तों सूक्ष्म जीव रहते हैं दोस्तों, उन्हीं में टहलते हैं, उन्हीं में रहते हैं। और दोस्तों ये रहने के साथ साथ पता है एक काम और करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? जैसे दोस्तों मान लो ये आपका फील्ड है, ठीक, और इसमें दोस्तों सूक्ष्म जीव हैं। अब दोस्तों सूक्ष्म जीव ये जो आपके कण है ना दोस्तों, इनमें दोस्तों आप वायु आने जाने के लिए ना इनको दोस्तों काट भी देते हैं। यानी जैसे मान लो कोई इस तरीके से इसको कण को काट दिया, इसको दोस्तों इस तरीके से ये होल भी बना देते हैं। दोस्तों आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ो दोस्तों, एक जीव का आप एग्जाम्पल ले लो।
दोस्तों आपने केचुआ यानी अर्थवॉर्म तो आपने सभी ने देखा होगा। दोस्तों अर्थवॉर्म करता क्या है बेसिकली? दोस्तों जैसे आपकी ये फिल्टर है दोस्तों, कुछ नहीं करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर, दोस्तों इस तरीके चलता रहता है वो। लेकिन दोस्तों उसका पता है फायदा क्या होता है? दोस्तों ये जो इसने इसने दोस्तों ये रास्ता बनाया है ना इस तरीके से, दोस्तों इससे हवा इतनी मस्त तरीके से अंदर जाती है ना, सॉइल का एक्सचेंज बहुत कर रहा होता है। इसलिए अगर आपके खेत में अगर अर्थवॉर्म ज्यादा है ना, तो दोस्तों आपकी जो सॉइल है ना वो भी अच्छी ही होगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये मैक्रोपोअर्स हैं दोस्तों, इनमें जो जीव रहते हैं दोस्तों, उनके लिए रहने के लिए दोस्तों जगह मिल जाती है, यानी आवास मिल जाता है। पानी को मृदा में फिरवा, दोस्तों पानी भी नीचे की तरफ इन्हीं छिद्र से जाता है। हमने पीछे भी आपको एग्जाम्पल दिया है, पत्थर वाला और जमीन मृदा वाला, और उसके साथ उन्होंने गमला वाला ही बताया था। यानी पानी नीचे जाएगा दोस्तों, तो वो जाएगा कहाँ से दोस्तों? इन छिद्र के द्वारा जाएगा। अगर मान लो छिद्र ना हो तो पानी नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। वायु का भी दोस्तों, वायु भी इन्हीं छिद्र के द्वारा ऊपर नीचे होगी। अब आप समझ गए होंगे। मृदा में मैक्रो छिद्र मृदा के कड़ाकार यानी सॉइल टेक्सचर और मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, और साथ ही सूक्ष्म जीव पे। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि आपकी सॉइल में कितने ज्यादा मैक्रो छिद्र पाए जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी सॉइल का टेक्सचर क्या है और इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ कितने और सूक्ष्म जीव। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सॉइल टेक्सचर क्या, 1 मिनट दोस्तों इसको भी बता देते हैं। हालांकि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको दोस्तों पता होगा। हालांकि अगर आपको नहीं पता है फिर भी हमको बता देते हैं। देखो दोस्तों, सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है कि जो आपकी सॉइल है ना, वो किन किन पार्टिकल से मिलकर बनी है और उसके पार्टिकल का कितना अनुपात है। यानी दोस्तों जो आपकी सॉइल में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, किले, सिल्ट और दोस्तों सैंड होती है। दोस्तों इन्हीं के अनुपात को सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। अब सॉइल टेक्सचर से दोस्तों मैक्रोपोर्स कैसे निर्धारित होते हैं दोस्तों समझो। पहले दोस्तों सैंड के एग्जाम्पल को समझो। दोस्तों आप एक बाल्टी लो, उस बाल्टी में दोस्तों आप बॉल भर दो। बॉल जो दोस्तों खेलने वाली रहती है दोस्तों, उसको इस तरीके से दोस्तों इसमें भर दो। अब दोस्तों इसमें बॉल भर जाएंगी, ठीक। अब दोस्तों 3 बाल्टी आपको लेनी है, एक बाल्टी और लेनी है। उसमें दोस्तों आपको क्या भरना है दोस्तों, उसमें मान लो आप गेहूं भर दो। आपने गेहूं भर दिया, गेहूं आप समझना है, व्हीट आप उसमें भर दो। तीसरे में दोस्तों आप सरसों भर दो। दोस्तों गेहूं थोड़े इस साइड के होंगे और आपकी सरसों दोस्तों एकदम छोटी होगी। अब दोस्तों आप थोड़ा सोचो, इसमें आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, किस वाले में मैक्रोपोर्स ज्यादा होंगे, यानी कौन से बारे में दोस्तों जगह ज्यादा रह जाएगी, क्या बॉल वाले में या गेहूं वाले में या सरसों वाले में? दोस्तों सीधा आंसर है बॉल वाले में जगह ज्यादा रहेगी। दोस्तों ये बॉल है, ये बॉल है, ये इस तरीके दोस्तों, यहाँ बीच में भी जगह बच जाएगी और साइड में भी। लेकिन दोस्तों गेहूं थोड़ा छोटा रहेगा दोस्तों, ये इसके लिए थोड़ी कम जगह रहेगी। और दोस्तों जो आपकी सरसों दोस्तों उसमें कम आपकी जगह पाई जाएगी। ये जो दोस्तों जगह पाई जाती है ना, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? मैक्रोपोर्स बोला जाता है। दोस्तों किस सॉइल में मैक्रोपोर्स ज्यादा होंगे दोस्तों? सैंड में ज्यादा होंगे। इसलिए दोस्तों सैंड में आपने देखा होगा, अगर आप सैंड को पानी देते हैं ना तो तुरंत पानी नीचे बैठ जाता है। एग्जाम्पल अगर आप सामने दोस्तों, आप ऐसी जगह जहाँ पर रेत हो, ठीक, आप रेत में दोस्तों 1 गिलास पानी डालें, दोस्तों आप देखेंगे पानी एकदम दोस्तों नीचे चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ गया। लेकिन दोस्तों जो आपकी सेल्ट है ना, अगर सेल्ट में डालो, सेल्ट में दोस्तों और हल्के बैठेगा। लेकिन दोस्तों आप किले में डालो, किले में दोस्तों और धीमा नीचे की साइड बैठेगा, बल्कि पानी और ज्यादा फैल जाएगा दोस्तों। दोस्तों किसकी वजह से? क्योंकि इसमें माइक्रोपेयर्स की दोस्तों संख्या है वो कम है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कार्बनिक पदार्थ को भी थोड़ा बता देते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर कैसे निर्भर करते हैं। देखो दोस्तों, हालांकि हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। देखो दोस्तों, कार्बनिक पदार्थों का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, जो कार्बनिक पदार्थ है ना, वो जिस सॉइल में जितने ज्यादा होंगे उसकी मृदा दोस्तों उतनी ज्यादा भुरभुरी हो जाएगी। और दोस्तों भुरभुरी हो जाएगी, और दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की वजह से दोस्तों सूक्ष्म जीव भी ज्यादा हो जाएंगे। और जब दोस्तों सूक्ष्म जीव ज्यादा हो जाएंगे तो वो दोस्तों उनको रहने के लिए आवास चाहिए। अब दोस्तों वो क्या करेंगे दोस्तों? वो इस तरीके दोस्तों छिद्र बना देंगे भूमि में। तो दोस्तों ये जितने कम पाए जाएंगे ना, उतनी ज्यादा समस्या आपकी आएगी दोस्तों मृदा में वायु के विनिमय यानी एक्सचेंज में। मृदा में जितने कम मैक्रो छिद्र होंगे, मृदा में वायु संचार या एक्सचेंज उतना ही खराब होगा। तीसरा है दोस्तों कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ भी काफी हद तक मृदा वायु को प्रभावित करती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मृदा को भुरभुरा और सूक्ष्म, 1 मिनट दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा देती है। इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों होता क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उसकी वजह से आपकी भूमि भुरभुरी हो जाएगी। अगर आप किसी फील्ड में दोस्तों, किसी फील्ड में क्या, आप अपने गमले में दोस्तों ऑर्गेनिक पदार्थ डालो, यानी ऑर्गेनिक पदार्थ आप गोबर खाद दोस्तों उसमें डाल दो, आप देखिए मृदा दोस्तों काफी मुलायम हो जाएगी।
लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें नहीं डालते तो दोस्तों ठोस रहेगी। वहीं दोस्तों अगर उसमें अगर आप डालेंगे ना ऑर्गेनिक पदार्थ, दोस्तों उसमें सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे। दोस्तों पहला दोस्तों कार्बनिक पदार्थ ने क्या किया दोस्तों, मृदा को भुरभुरा बना दिया। फिर दोस्तों उसमें सूक्ष्म जीव आ गए। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे दोस्तों, उसमें दोस्तों जगह बनाएंगे रहने के लिए। जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनको और थोड़ा बड़ा करेंगे तो गैस अच्छी होगी। दोस्तों आपकी सॉइल में जितनी ऑर्गेनिक पदार्थ कम होंगे ना, उतनी दोस्तों आपकी सॉइल में वायु का संचार उतना ज़्यादा खराब होगा। इसलिए दोस्तों लोग जो होते हैं वो हरी खाद का या जो ऑर्गेनिक खाद है ना दोस्तों उनका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनकी जो सॉइल है दोस्तों मुलायम रहे, उसमें वायु संचार अच्छा रहे और पौधों की वृद्धि भी काफ़ी अच्छी हो। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं, वो है गैसीय विनिमय समस्या का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों समझते रहना। जितना बारीक जितना तरीके जैसे हम समझा रहे हैं ना दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी अगर नहीं समझने की कोशिश कर रहे होंगे दोस्तों, ये आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा। दोस्तों इफेक्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम ऑन प्लांट ग्रोथ। दोस्तों देखो, जो आपकी गैसियस दोस्तों जो गैसों का दोस्तों एक्सचेंज हो रहा है ना, अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों उस समस्या प्रभावित किसको करेगी? दोस्तों सॉइल में क्या होता है, पौधों की जड़ें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्तों दोनों को प्रभावित कर देगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक्सचेंज अच्छा नहीं हो रहा है ना, एक्सचेंज अच्छा नहीं हो रहा है तो पौधों की जड़ें भी प्रभावित होंगी। जब पौधों की जड़ें प्रभावित होंगी दोस्तों क्या प्रभावित होगा, पौधा प्रभावित होगा। दोस्तों हमें यहाँ क्या देखना है, तो पौधों की वृद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों अब आप बोलेंगे जब पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें आपने ये क्यों लिखा है सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होगी। हम बताएंगे दोस्तों, अभी हम आपको ये बताते हैं कि जो आपकी जो इफेक्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज प्रॉब्लम है उसका जो दोस्तों पौधे पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर मृदा वायु का वायुमंडल से मृदा में या मृदा से वायुमंडल में गैसों या वायु का प्रवाह यानी एक्सचेंज में अगर समस्या आती है तो उसका पेड़ों की वृद्धि पर क्या प्रभाव होगा, इसी को बोलते हैं दोस्तों गैसीय विनिमय समस्या का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। ये दोस्तों प्रभाव कैसे होगा उसको हम समझते हैं। पहला है दोस्तों, अगर आपकी सॉइल है उसमें अगर गैसों का सही से एक्सचेंज नहीं होगा ना दोस्तों, तो सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होने लगेगी, यानी डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मृदा में उपस्थित जीव श्वसन की क्रिया में मृदा में उपस्थित O2 का उपयोग करते हैं, परंतु अगर अगर वायु का एक्सचेंज नहीं होता है तब मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव पौधे पड़ेगा। देखो दोस्तों सॉइल के एक्सचेंज से जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनकी डेथ कैसे हो जाएगी, नए पेज पे समझो। दोस्तों ये आपकी सॉइल है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं। अब दोस्तों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों, ये रेस्पिरेशन क्रिया करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा रेस्पिरेशन क्रिया में दोस्तों ये क्या लेते हैं दोस्तों, O2 को लेते हैं। दोस्तों छोड़ते क्या है, CO2 को छोड़ते हैं। दोस्तों पौधों की जड़ें भी O2 को एब्जॉर्ब कर रही होंगी। ध्यान है ना, हमने पीछे बताया था आपको कि पौधों की जड़ें भी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए O2 का उपयोग करते हैं। दोस्तों O2 का लेवल तो एकदम नीचे से गिरेगा, क्योंकि दोस्तों क्यों गिर जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि दोस्तों समस्या आ रही है एक्सचेंज में, उसी को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि समस्या आ रही है तभी तो हम इसके बारे में देख रहे हैं। दोस्तों ये समस्या आ रही है तो अच्छे से दोस्तों एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है। अब दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा। अब दोस्तों अगर ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं उसका परिणाम क्या होगा। सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, परिणाम क्या होगा, सूक्ष्म जीव मारे जाएंगे। अब दोस्तों अगर सूक्ष्म जीव मर रहे हैं तो उसके पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ भी समझो दोस्तों। सूक्ष्म जीव दोस्तों पौधों के लिए काफी लाभकारी होते हैं। कैसे? पहला दोस्तों वो मैक्रोपोर्स बनाते हैं, ठीक। दूसरा दोस्तों बहुत सारी गैसें, जैसे दोस्तों आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों राइजीवियम बैक्टीरिया। दोस्तों ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है NO3 के रूप में। दोस्तों ये जो NO3 होती है ना, इसी का उपयोग दोस्तों नाइट्रेट का उपयोग दोस्तों पौधे अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। अब दोस्तों ये जब जो राइबोजियम नामक दोस्तों जीवाणु दोस्तों ये मर जाए, क्योंकि इसको दोस्तों ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी। दोस्तों ये नहीं मरेगा और कई सारे और भी इसके साथ में मर जाए, जो आपके सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों उनकी डेथ हो जाएगी। परिणाम क्या होगा, पौधों की वृद्धि दोस्तों काफी प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों वो है पौधों की जड़ों की श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होगी।
श्वसन क्रिया कैसे प्रभावित होगी? दोस्तों पीछे ही हमने बताया था, पौधों की जड़ें रेस्पिरेशन के लिए क्या लेती हैं दोस्तों, ध्यान करो, O2 लेती हैं। क्या छोड़ती हैं? CO2 छोड़ती हैं। दोस्तों O2 का लेवल तो पहले ही गिर गया है नीचे, तभी तो सूक्ष्म जीवों की डेथ हुई है। और अगर सूक्ष्म जीवों की डेथ हो रही है और O2 का लेवल गिर रहा है दोस्तों ग्लूकोज तोड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन। दोस्तों पौधों की जड़ों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना ग्लूकोज तोड़ने के लिए। अब दोस्तों उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ग्लूकोज टूट नहीं पाएगा। ग्लूकोज नहीं टूटेगा दोस्तों, एटीपी नहीं आएगी। एटीपी नहीं आएगी, पौधों की जड़ों के पास एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी नहीं होगी तो दोस्तों काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे दोस्तों अगर मान लो आपको एक दिन खाना न दिया जाए तो आप काम कर लोगे, 2 दिन ना मिले दोस्तों समस्या आ जाएगी, भूखे पेट काम नहीं होता है। दोस्तों खाना खाने के बाद ही आप काम करोगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को कार्य करने के लिए दोस्तों एनर्जी की तो आवश्यकता मतलब चाहिए होती है। दोस्तों जड़ें भी तो बहुत सारा काम करती हैं दोस्तों, आपके पोषक तत्वों को भी एब्जॉर्ब लेती हैं, ग्रहण करती हैं, पानी को भी दोस्तों एब्जॉर्ब करती हैं, पौधों के दोस्तों और भी कई सारे काम करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों और पौधे को सहारा भी देती हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं सारे काम के लिए एटीपी चाहिए। अब दोस्तों अगर पौधों की जड़ों के लिए दोस्तों एनर्जी आएगी ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज टूटा नहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण, दोस्तों पौधों की जड़ों की वृद्धि रुकनी तय है। तो मृदा की जड़ें श्वसन की क्रिया से मृदा में उपस्थित O2 को ग्रहण करती हैं, परंतु अगर मृदा का वायु संचार अच्छा नहीं होगा तो मृदा में CO2 का स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिससे जड़ें वृद्धि नहीं कर पाएंगी। दोस्तों आप समझ पाए आप, यानी जब O2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूट रहा, एटीपी नहीं आएगी। दोस्तों ग्लूकोज टूटता किस में है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी में। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है जड़ों को, एनर्जी मिली नहीं, काम करा नहीं, पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। तो दोस्तों जड़ों की वृद्धि रुकेगी तो प्रभावित नहीं होंगे पौधे, बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे। दोस्तों फिर है आपका तीसरा, पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण। अब दोस्तों समझो, पौधों की जड़ें जो हैं दोस्तों, जब उनकी वृद्धि रुक जाएगी, उनको एटीपी एनर्जी नहीं है दोस्तों, क्या वो पोषक तत्वों को ले पाएंगी? यानी दोस्तों एक खाया पिया इंसान ज्यादा काम कर सकता है, या जिसने 10 दिन से कुछ नहीं खाया हो वो ज्यादा काम कर सकता है? दोस्तों इसने खाना खाया, जिसके पास एनर्जी हो वो ज्यादा काम कर सकता है। ये आपकी जड़ों के साथ में है। यानी दोस्तों जड़ें हैं ना, जब उनको दोस्तों एनर्जी नहीं मिली तो दोस्तों पोषक तत्व भी कम ही मात्रा में ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनके पास एनर्जी नहीं है ना, ग्लूकोज टूटा नहीं एटीपी में। आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों? तो अगर पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी तो सीधी बात है कि पौधों की जड़ें बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना? अब दोस्तों मान लो पोषक तत्व जड़ें ले नहीं रही हैं, बहुत कम मात्रा में ले रही हैं, दोस्तों क्या ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा पौधे के भाग में? बिल्कुल पड़ रहा होगा दोस्तों, उससे पोषक तत्व मिलेंगे नहीं, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। और दोस्तों ज्यादा अगर वायु का संचार रुकता है ना दोस्तों, जैसे मान लो अगर दोस्तों आपके पेड़ लगे हुए हैं और ऊपर से अगर आप बिल्कुल वायु का संचार रोक देना दोस्तों, तो दोस्तों पेड़ बिल्कुल सूख जाएंगे। दोस्तों आपने दलदली एरिया देखा है, उसमें भी तो यही होता है दोस्तों। दलदली एरिया में पेड़ क्यों सूख जाते हैं? दोस्तों पानी भरा रहता है, वायु का संचार होता नहीं है, पेड़ सूख जाते हैं। फिर है दोस्तों पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण। जैसे दोस्तों आपके जो पौधे हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों को नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों जड़ें, दोस्तों उसी तरीके दोस्तों पानी को भी नहीं ले पाएंगी, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। यानी पोषक तत्वों की ही तरह पौधे की जड़ें जल को भी बहुत कम मात्रा में ही ग्रहण कर पाती हैं। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों एनर्जी नहीं है ना। अब इसको क्या ही हम एक्सप्लेन करें, जिसका परिणाम पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, यानी पानी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में भी तो पानी चाहिए होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी धीमी हो जाएगी, ग्लूकोज का ऊपर से भी निर्माण नहीं होगा, और ग्लूकोज टूट भी नहीं रहा है, एनर्जी भी नहीं मिल रही, तो आप समझ सकते हैं। फिर है दोस्तों पौधे पर इसका प्रभाव क्या होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है फाइनली, कि इम्पैक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। दोस्तों हमें देखना किस पे, यानी इसका इन सब का प्रभाव दोस्तों पड़ेगा किस पर? दोस्तों आना ओवरऑल दोस्तों प्लांट पे ही है, तो प्लांट पे देख लेते हैं। हालांकि वो सारे प्रभाव दोस्तों मिलकर इस पे काम करता है, फाइनली जो इसका इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? तो किसी भी पौधों की वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जड़ों का विकास कितने अच्छे से हुआ है, और जड़ों का विकास में वायु संचार का काफी योगदान रहता है। अगर वायु संचार अच्छा नहीं है तो पौधों की जड़ों का विकास नहीं होगा, और अगर पौधों की जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधों का विकास भी रुक जाएगा। देखो दोस्तों, पौधों के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों? जड़ें। अगर दोस्तों आप जड़ें काट देंगे तो क्या पौधे दोस्तों रह पाएंगे? सूख जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों जड़ों के लिए दोस्तों ना ही पोषक तत्व अच्छे से ले पा रही हैं, ना ही वाटर, ना ही दोस्तों उनको ऑक्सीजन मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक्सचेंज नहीं हो रहा ना आप वायु का। दोस्तों वायु का एक्सचेंज अगर नहीं हो रहा
दोस्तों आपका जो पौधा है ना उस पर दोस्तों इम्पैक्ट पड़ना सीधा है। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा हम पीछे बता चुके हैं, कौन कौन से दोस्तों पोषक तत्व भी नहीं ले पाएंगे, ग्लूकोज भी नहीं टूट पाएगा जड़ों का। अब दोस्तों अगर जड़ों का विकास नहीं हो रहा तो दोस्तों आप खुद सोचो, दोस्तों मान लो जड़ों का विकास नहीं हो रहा ना पौधों का, क्या क्या पौधा दोस्तों, आपका जो पौधा दोस्तों वो बड़ा हो पाएगा? दोस्तों वो सूख जाएगा। दोस्तों अगर आप खुद सोचो, जो आपके दोस्तों दलदली एरिया होता है उनमें दोस्तों पौधे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाए? कि दोस्तों ऊपरी वाले एरिया में पानी भर जाता है, पानी दोस्तों जाता नहीं है नीचे, ईयर का एक्सचेंज होता नहीं है, लगातार नीचे दोस्तों गैस बढ़ती रहती हैं, CO2 का लेवल, उसके परिणाम दोस्तों पेड़ सूख जाते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं यहीं दोस्तों इसको एंड करते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट बचा हो दोस्तों वीडियो में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ी दोस्तों हार्ड थी क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक भी बड़ा था, और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।